अस्सलाम वालेकुम। हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की मेजरमेंट में सबसे पहले डिमांड की मेजरमेंट पे बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सपेंडिचर या आउटले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तरीका। ये जो मेथड है ये इंट्रोड्यूस कराया है डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। इनके मुताबिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन तरह की हो सकती है, एक यूनिटी इलास्टिक और एक इनइलास्टिक। अब जो यूनिटी इलास्टिक है इसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर किसी चीज की प्राइस कम हो जाए, उसकी डिमांड में इजाफा हो, लेकिन उसके नतीजे में जो आउटले है या कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर वो सेम रहे, तो हम इसे कहते हैं ये यूनिटी इलास्टिक है। लेकिन अगर प्राइस कम हो, डिमांड बढ़ जाए और इसके नतीजे में एक्सपेंडिचर में इजाफा हो जाए तो हम इसे इलास्टिक कहेंगे। लेकिन प्राइस के कम होने पर डिमांड ज्यादा हो लेकिन एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो हम इसे इनइलास्टिक कहेंगे। अब यहां पर यह सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कैलकुलेशन टू फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम ये जानते हैं कि इसका तरीकाकार जो फॉर्मूले के मुताबिक है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया जाए परसेंटेज चेंज इन प्राइस के हवाले से। तो इस हवाले से अगर आप देखते हो तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है ए ऑप्शन, जिसमें परसेंटेज चेंज इन यूनिट्स डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो इसका करेक्ट तरीका ये बनता है एक जनरल मेथड के मुताबिक। अब यहां पे दोबारा इनकम के हवाले से आ गया सवाल, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस एंड इंक्रीज इन डिमांड, प्राइस डिक्रीज हो और डिमांड इंक्रीज हो जाए विद इंक्रीज इन कंज्यूमर आउटले, और उसके साथ साथ कंज्यूमर का जो आउटले है वो बढ़ जाए। तो अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इसका मतलब ये कि प्राइस के कम होने पर डिमांड इतनी बड़ी है कि कंज्यूमर ने अखराजात ज्यादा कर दिए, तो ऐसी डिमांड को हम इलास्टिक डिमांड कहेंगे। द स्टैंडर्ड मेजर फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो हम जानते हैं कि हम जब इसको कहते हैं कि इसके तीन तरीकाकार हैं, तो हम जो आपकी यूनिटी इलास्टिक है इसको हम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 कहते हैं, जो इनइलास्टिक है इसको हम कहते हैं लेस देन 1, और जो इलास्टिक है इसे हम कहते हैं ग्रेटर देन 1। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो हमारा ये जो सवाल है इसका जवाब यूनिटी मेथड आता है। इफ देयर इज डिक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन डिमांड बट कंज्यूमर आउटले रिमेन सेम, अगर आउटले सेम रहता है यानी प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ गई लेकिन एक्सपेंडिचर वही रहा, तो ये होगा आपका यूनिटी इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक के बराबर होगा। तो सी इज द करेक्ट option. If the demand for a good is price elastic, a fall in price will lead to, तो ultimately अगर एक गुड जो है प्राइस इलास्टिक है तो फॉल इन प्राइस होगा तो इससे सेल्स में इजाफा होगा, फॉल इन सेल्स में, और इसके नतीजे में अगर ये इलास्टिक है तो टोटल एक्सपेंडिचर आपके ज्यादा हो जाएंगे। चूंकि प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ गई, तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट पॉइंट। बट उसके साथ साथ अगर एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है तो इसका मतलब है कि इससे टोटल राइज इन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, चूंकि आपने इसे इलास्टिक डिक्लेयर किया था। इनकम मेथड के मुताबिक इसमें एक्सपेंडिचर का इजाफा होना जरूरी है। तो इस सेंस में इसकी करेक्ट ऑप्शन ए बनती है। इफ द प्राइस ऑफ अ गुड fell by 20% but total expenditure on the good remains same, the demand curve could be described as, तो demand curve को क्या describe करोगे? जब प्राइस कम हुई है ऑब्वियसली इससे डिमांड पे भी इफेक्ट हुआ होगा, लेकिन इसके नतीजे में एक्सपेंडिचर आपका सेम रहा, तो फिर ये यूनिटी इलास्टिक होगा। प्राइस, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड फेल by 10% and as a result total expenditure ऑन द गुड फेल 10%, तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है तो इसका मतलब है ये इनइलास्टिक है। प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाए लेकिन एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो ये इनइलास्टिक डिमांड की निशानी है। मार्जिनल रेवेन्यू
देखिए प्राइस हम फर्ज करते हैं कि 40 रुपीज है और क्वांटिटी डिमांडेड जो है इस वक्त वो 30 kg है। तो इसके ऊपर जो हमारा एक्सपेंडिचर आ रहा है वो आ रहा है 1200। अगर कम होकर 30 हो जाती है और हमारी डिमांड 50 kg हो जाती है तो हमारे अखराजात जो है 1500 kg हो जाएंगे। अब इस लिहाज से यहाँ आने में जो चेंज आएगी इसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कह सकते हैं। तो जो चेंज आया वो 300 का आया जो कि पॉजिटिव है या ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो आप इसको क्या कहते हैं, ये इलास्टिक डिमांड है। तो आप इसमें ए ऑप्शन को पिक करेंगे। ये मेरी कुछ दीगर एक्टिविटीज है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।